की शुरुआत में सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गुजरात में वहां के मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया और वो धीरे धीरे केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया का मॉडल बन गया। उसी से प्रेरणा लेकर हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। हमारा प्रयास होगा कि हर 2 वर्षों में इस प्रकार के आयोजन को करें। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब हम ये शुरू कर रहे थे तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेशकों के साथ करार का लक्ष्य रखा था। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य से अधिक निवेश के प्रस्तावों पर अभी तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और यह बताते हुए भी मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस बार हमने पहले से ही इनको धरातल पर उतारने के लिए भी लगातार प्रयास किया है। उसका परिणाम हुआ है कि 44,000 करोड़ रुपए का अभी तक निवेश धरातल पर उतार दिया गया है। इसके लिए प्रयास हो रहा है और इसके धरातल पर उतरने से लाखों रोजगारों का सृजन भी यहां पर होगा। हमारा राज्य एक शानदार होस्ट है। हम प्रत्येक वर्ष करोड़ों तीर्थ यात्रियों का और पर्यटकों का आतिथ्य सत्कार करते हैं। करीब 1.25 करोड़ की आबादी वाला हमारा राज्य लगभग 7 करोड़ लोगों का प्रबंध करता है। इसके बावजूद हमारे राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो उच्च कोटि की है। भाइयों बहनों, जितना मैं समझ पाया हूं उसके अनुसार एक निवेशक को अच्छा बिजनेस एटमॉस्फेयर, अच्छी कानून व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियां और बेहतर कनेक्टिविटी तो चाहिए ही, साथ में सबसे महत्वपूर्ण अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी आबो हवा भी है। और हमारा राज्य आपके इन्वेस्टमेंट के सारे मापदंडों को पूरा करता है। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि हमने विभिन्न सेक्टर्स में निवेश मित्र की नियुक्ति की है जो 5 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी निवेश करने वाले उद्यमों के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे। उत्तराखंड में किया गया निवेश सुरक्षित हाथों में है और हम आप सभी को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में निवेश करने पर आपको किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट को लेकर राजधानी देहरादून में उत्साह का माहौल देखने को मिला है। वहीं दूसरी तरफ तमाम डेलीगेट्स जो हैं वो भी इन्वेस्टर समिट में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं। इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और पूर्व सांसद बलराज पासी से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने खास बातचीत की है। आप ये बातचीत सुनिए। 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट को लेकर काफी उत्साह है। तमाम डेलीगेट्स यहाँ पे आ रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी और पूर्व सांसद बलराज पासी जी। हम बात करते हैं। पांडे जी, क्या लगता है कि इस कार्यक्रम से कितना उत्तराखंड को फायदा पहुंचेगा? जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ तो यहाँ के हमारे प्रमुख राजनीतिक दलों ने, सामाजिक लोगों ने एक स्लोगन दिया कि इस पहाड़ का विकास जब ही होगा जब पहाड़ की जवानी और पहाड़ की पानी इसके काम आएगी। और इस भाव को देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीरता के साथ और जिम्मेदारी के साथ इसको आत्मसात किया और उसी कड़ी में आज इन्वेस्टर समिट हो रहा है और ये सफल इन्वेस्टर समिट हो रहा है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी का और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ कि कुछ दिन पहले तक 1,45,000 करोड़ रुपए का अनुबंध हो चुका था, जो आज तक सुना है अभी कि आज 45,000 करोड़ रुपए की तो ग्राउंडिंग हो चुकी है। तो ये ईमानदारी से किए हुए काम का प्रमाण है। मैं इस इन्वेस्टर समिट की सफलता के लिए मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपसे बात करता हूँ। पासी साहब, जिस तरह से तैयारी की जा रही थी, कहा जा रहा था कि 2.5 लाख करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे यहाँ पे, सरकार की तरफ से जो कल बयान आया, मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि 3 लाख करोड़ का एमओयू साइन हो चुका है, 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। तो आने वाले समय में ये जो इन्वेस्टर समिट है ये एक तरह से मील का पत्थर साबित होगा उत्तराखंड के लिए। निश्चित रूप से सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और अर्थ का बहुत महत्व है। उत्तराखंड के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगला दशक जो है उत्तराखंड के लिए होगा और ये आर्थिक उन्नति और यहाँ जो है टूरिज्म है, यहाँ आध्यात्मिक टूरिज्म है,
उसको लेकर पूरे विश्व के अंदर जो है इस समय उत्तराखंड को लेकर जिज्ञासा बनी हुई है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से उत्तराखंड के प्रति लगाव और प्यार है, उत्तराखंड को बहुत लाभ होगा। और युवा नेतृत्व तो धामी जी का है ही है, और उनके द्वारा जो है इसमें गति देने का काम होगा। और जो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा MOU साइन हुए हैं, और ये धरातल पर भी जो है शीघ्र जो है वो दिखाई देंगे। आप लोगों ने अगर हम आपके कार्यकाल को देखें तो स्कूली शिक्षा पे बहुत काम किया। उत्तराखंड की जब भी बात होती है तो स्कूली शिक्षा की तो बात होती है, लेकिन हायर एजुकेशन की उस तरह बात नहीं होती है। उस क्षेत्र में भी सरकार कह रही है कि हम निवेश लाएंगे। मेरी जानकारी में आया है कि कई ऐसे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हस्तियां हैं, उन्होंने तय किया है कि पहाड़ों में, दुर्गम क्षेत्रों में इंडस्ट्री तो नहीं लाई जा सकती, लेकिन अपने ये शिक्षा जगत से जुड़े हुए यूनिवर्सिटी को लाया जा सकता है। और कई लोगों ने तो यह भी सहमति दी है कि हम उस क्षेत्र में जहाँ यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और वहाँ हम कोई हॉस्टल नहीं बनाएंगे, और वहाँ की जो आबादी है, रहने वाले लोग हैं, हम उनको वहाँ पीजी की व्यवस्था देंगे ताकि वहाँ लोगों की आजीविका भी चले। तो निश्चित ही ऐसे आयोजनों से ही और ऐसे कार्यक्रमों से ही प्रदेश का विकास भी होगा और शिक्षा प्रदेश के कोने कोने में पहुंचेगी। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उससे ज्यादा फायदा मिलेगा राज्य को, क्योंकि निवेश एक चीज है। प्रधानमंत्री जब 3.5 घंटे बात करेंगे निवेशकों से तो उसका फायदा मिलता है। आप देखिए, कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। कई फिल्में बनी केदारनाथ जी के नाम पे, तो लोगों के अंदर लोगों को मोटिवेशन मिला। लेकिन जिस दिन से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड को अपने आस्था का केंद्र माना, और पहले से मानते हैं, और मोदी जी जब अज्ञातवास में होते थे उस समय भी उत्तराखंड से बड़ा उनका लगाव होता था। आज वो एक प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, तो वो भी कहीं ना कहीं आके केदारनाथ में, कहीं बद्रीनाथ में हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इन जगहों को छुआ। तो कहते हैं कि वो तो पारस मणि हैं, जिसको छूते हैं तो पत्थर भी सोना बन जाता है। ऐसा ही हमारे उत्तराखंड प्रदेश को मोदी जी ने बहुत बढ़ावा दिया और उनके दिल में उत्तराखंड बसता है। उन्होंने हमेशा सम्मान दिया, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद देता हूँ। पांडे जी कह रहे हैं कि अब मोदी जी जिस चीज को छू देते हैं वो सोना बन जाता है, और जब उत्तराखंड आए हैं तो निश्चित तौर पर उसका फायदा मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आने की वजह से तमाम निवेशक यहाँ पर भी आएंगे। अपने कैमरा सहयोगी आशुक साथ, डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून। अब ये जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होना है, इसको ग्राफिक्स के तौर पर हम समझते हैं। समिट में कितने सत्र होना है इसकी बारीकी से जांच करते हैं। समिट में पहले दिन होंगे 4 प्रमुख सत्र, ये 4 प्रमुख सत्र होने वाले हैं। इसी के साथ साथ ऑटो, फार्मा, शिक्षा पर ये जो होंगे सत्र, ये जो 4 सत्र हैं, इन ऑटो बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को लेकर, फार्मा इंडस्ट्रीज को लेकर सत्र होने वाले हैं। रियल एस्टेट सेक्टर पर भी ये सेशन होने वाले हैं। और इसी इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर हमारे पास 2 इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रवीश चौधरी और डॉक्टर अल्पना श्रीवास्तव मौजूद हैं। ये बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये जो इन्वेस्टमेंट है ये उत्तराखंड के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। सबसे पहले मैं रवीश चौधरी जी से बात करना चाहूंगा। रवीश जी, किस तरीके से ये जो समिट है इसके कारण उत्तराखंड में नए डेवलपमेंट और नए आसार देखने का मौका मिलने वाला है हमको? जी हाँ, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरह के इन्वेस्टर मीट से बहुत ही ज़्यादा तरक्की और बहुत विकास होता है। लेकिन मेरा एक प्रश्न जो हमेशा से रहता है वो ये है कि कितने MOUs आखिरकार आपको धरातल पर दिखाई देंगे। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट साइन करने से क्या निवेशक वाकई में निवेश कर रहे हैं? क्योंकि जो राज्य की पॉलिसीज हैं वो बहुत ही टिपिकल हैं, और जो आपके लाइसेंसेज हैं, जो डिफरेंट विंडोज पे आपको जाना पड़ रहा है। बात चल रही है कि एक विंडो में हम सारे लाइसेंसेज दे रहे हैं, लेकिन वो वाकई में जमीनी स्तर पे हो नहीं रहा है। उसके बाद क्या आप कोई SCZ बनाना चाहेंगे जिससे जो निवेशक हैं, जो वहाँ पर जो भी पैदावार कर रहे हैं या जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उस पर उनको क्या टैक्स इंसेंटिव्स हैं? तो ये सब बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं जिसको बहुत विश्लेषण करने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ कागजों पे साइन करने या MOU से कितना इफेक्ट आ रहा है सोसाइटी में और क्या वाकई में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ये जानने वाली बहुत बड़ा एक इशू है। इसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर अल्पना जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्पना जी, एक बड़ी बात जो है वो रवीश जी ने कही है। उन्होंने कहा है कि SEZ जो है वो सेटअप किए जाएंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इस तरीके के जो SEZ सेटअप होते हैं तब हम देखते हैं कि ज्यादा निवेश यहां पर आता है। उत्तराखंड में क्या SEZ सेटअप करने से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाला है? देखिए, सच्चाई तो यह है कि
इनकी बात अपनी जगह काफी हद तक सही है कि कागजों पे चीजें साइन होती हैं, उसके बाद कितना इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन अभी अगर हम पिछले कुछ दिनों में मुड़ के देखें तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है, इंडिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ का, और हमारा ग्रोथ रेट वर्ल्ड इकोनॉमी में देखा जाए सबसे ज्यादा बढ़ रहा है तेजी से। यूरोपियन नेशंस में रिसेशन का बहुत ज्यादा असर है। यूके में अगर आप देखें तो कोल एंड टैक्सेस को लेके आम जनता बहुत बेहाल स्थिति में है। उस हिसाब से हम हिंदुस्तान में कहीं बेटर स्थिति में हैं। और ये जो इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं उसको हम इतना पेसिमिस्ट होके ना देखें। हाँ, ये बात सही है कि अगर इसमें से 10% भी मैटरलाइज होता है, मैं बहुत ज्यादा की बात नहीं कर रही हूँ, हमने अगर 3 लाख करोड़ के एमओयू कर लिए और उसमें से अगर 10 या 15% भी धरातल पे इंप्लीमेंट हो जाता है तो ये ग्रोथ को एक नया आयाम तो जरूर देगा। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले दिनों में हमारा फोकस चाहे यूपी हो चाहे उत्तराखंड हो, ग्रोथ की तरफ ज्यादा चल रहा है। और धीरे धीरे एनसीआर की तरह हम यूपी में एक और बना रहे हैं ग्रोथ के लिए। उसी तरह अगर उत्तराखंड में हम इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं तो मैं इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखूंगी, जिसमें बिजनेसमैन आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स प्लेटफॉर्म पे एक साथ बैठेंगे। और जैसा कि इन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पॉलिसीज में यस प्रॉब्लम्स है और होनी भी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड और जगह की डायनेमिक्स अलग है, क्योंकि वहां पे एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत ज्यादा है। हर जगह आप तोड़ फोड़ करके एक नई इंडस्ट्री नहीं ला सकते, वहां पे हमें नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। पर उन सब चीजों को अगर हम रिजिडिटी से फॉलो करके 10% को ठोस धरातल पे उतार पाएंगे तो हमारे हिसाब से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि स्टेट के लिए भी होगी और देश के लिए भी। जी, इसी से रिलेटेड जो सवाल है मैं रवीश से पूछना चाहूंगा। रवीश, ग्रीन इकोनॉमी बनाने की बात की जा रही है, पर्यावरण के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की बात कही जा रही है, ये कितने हद तक पॉसिबल हो सकता है उत्तराखंड में? देखिए, अब एक जो नया आयाम है बिजनेस का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट शब्द जुड़ गया है, वो सस्टेनेबिलिटी का है। पहले किसी भी बिजनेस के लिए प्रॉफिट सिर्फ एक आधार था आपके विकास के लिए, लेकिन अब प्रॉफिट, पीपल और प्लैनेट जुड़ गया है। पीपल और प्लैनेट मतलब अब आपको ना केवल प्रॉफिट्स, उद्योगपति को ना केवल प्रॉफिट्स देखना है, बट पर्यावरण और उससे अफेक्टेड जो भी जितने भी इंसान हैं उन पे कैसा उनका असर पड़ रहा है उस बिजनेस का, ये भी देखने वाली बात होगी, जिसमें हम आजकल देख रहे हैं ग्लोबल समिट चल रही है सस्टेनेबिलिटी पे। तो ये ग्रीन जो आप बात कर रहे हैं ग्रीन कॉरिडोर और ये सब बनाने की बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ, जैसे मैम ने कहा, हमारा देखिए इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कंजम्पशन पे बेस्ड है। यहाँ इतनी जनसंख्या है, आप जहर भी बेचेंगे वो भी बिक जाता है। तो यहाँ पे जो खपत है वो बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से यहाँ पर रेसिशन आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। आप यहाँ कुछ भी ले आइए वो बिक जाता है, चाहे चाइना से आए, चाहे अमेरिका से आए, चाहे हम बनाए, कुछ भी बिक जाता है। तो हमारे पास बहुत अच्छा एक टूल है पॉपुलेशन की वजह से, कंजम्पशन, जिसकी वजह से इकोनॉमी हमारी ग्रो होनी ही होनी है, इसमें कोई बात नहीं है। बाकी अगर कंट्रीज में देखेंगे जहाँ पर पॉपुलेशन कम है, वो इसीलिए बुला रहे हैं कि हमारी कंट्री में आइए, आप निवेश करिए, यहाँ रहिए, और इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि जहाँ तक सस्टेनेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल इस तरह के गवर्नमेंट को बनाने पड़ेंगे पार्क्स, ग्रीन पार्क्स, जहाँ पर इस तरह जो सस्टेनेबिलिटी की जहाँ पर बात हो, क्योंकि वही अब आने वाले भविष्य है। इसी के साथ साथ मैं अल्पना जी के पास आना चाहूंगा। अल्पना जी, जहां तक देखा जाए उत्तराखंड को द लैंड ऑफ गॉड्स कहा जाता है। अगर बात की जाए यहां पर आने वाले टूरिज्म सेक्टर की, तो यहां पर काफी लोग टूरिज्म के लिए आते हैं, यहां बड़े बड़े मंदिर हैं। तो एज ए टूरिज्म इंडस्ट्री उत्तराखंड किस तरीके से डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकता है? बहुत अच्छे से बढ़ सकता है, क्योंकि अगर हम इस तरह के इन्वेस्टमेंट लाएंगे जिससे इको टूरिज्म को सपोर्ट करें। हम सिर्फ टूरिज्म की बात नहीं करेंगे, आपने टूरिज्म की बात करी है, मैं इको टूरिज्म की बात करूंगी। क्योंकि अभी हमने लेटेस्ट देखा जो 4 धाम में फॉल्ट आई है टनल में, इसका ये मतलब नहीं है कि हम टनल को बंद कर दें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको इसी तरह आगे आने देंगे। हमें स्ट्रिंजेंट लॉस की बहुत ज्यादा जरूरत है,
जो पर्यावरण का संरक्षण कर सके। इसीलिए जैसे इन्होंने सस्टेनेबिलिटी की बात कही, मैं कहूंगी हमको ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जाना है। हमें भेड़चाल में नहीं चलना है कि पैसा लाते जाए चीजें बेचते जाए। हमें अपनी इकोनॉमी को सस्टेनेबल अगर बनाना है तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें जाना होगा, ग्रीन इकोनॉमी की बात करनी होगी। और सेकेंडरी जो इंडिया अभी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, दैट इज सर्कुलर इकोनॉमी। तो जब हम इन चीजों को ज्यादा बढ़ावा देंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है इस समय इंडिया में, जो मैं एज ए इकोनॉमिस्ट देख रही हूं, हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्राइवेटाइजेशन एक अच्छा माध्यम है, बट हमारे यहाँ रेगुलेटरी या गवर्नेंस नहीं है। प्राइवेटाइजेशन है लेकिन कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं होते, एक मजदूर का शोषण होता है उसमें। हम ये चाहते हैं कि अगर देश में ये चीजें बदल रही हैं तो इसके साथ गवर्नेंस पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। आपने एक ठेका किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, सपोज एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, एक रोड बनाने का ठेका दे दिया, तो क्या ये स्ट्रिंजेंट लॉज नहीं होने चाहिए कि 5 साल से पहले वो सड़क नहीं टूटे? क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? तो कहीं ना कहीं हम इन्वेस्टमेंट की बात जब भी करें तो उससे सेट लॉस की भी बात करें। जो टनल बना रही है कंपनी, क्या उसको उसका कोई उत्तरदायित्व होगा? क्या वो कहेगी कि अगले 20 साल के लिए यहाँ पे हादसे नहीं होंगे? तो उसको हम कैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ बैठ के एक अच्छी प्लानिंग के साथ करें, तब चीजें ठोस धरातल पर दिखेंगी। अल्पना जी, तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। हम ग्रीन इकोनॉमी पर ही बात कर रहे थे कि पर्यावरण के साथ साथ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ना चाहिए। आपका क्या सुझाव रहने वाला है, किस तरीके से उत्तराखंड में जो डेवलपमेंट है, जो उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप किया जाना चाहिए? देखिए, डेवलप वहां करना चाहिए जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन कम है, क्योंकि अभी अगर आप देहरादून की बात करें तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है। ऐसे ही कुछ पॉकेट्स है जहां पे टूरिज्म की वजह से वहां पे इतना ज्यादा प्रेशर हो रहा है पहाड़ों पे कि हमको रोज लैंडस्लाइड सुनने को आ रहा है। तो मेरा कहना है कि थोड़ी सी डाइवर्सिफाइड प्लानिंग करके अगर हम इन्वेस्टमेंट की दशा से वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करें या टूरिज्म को बढ़ावा दे, तो हम टूरिज्म भी करेंगे और छोटी छोटी पॉकेट्स में आप डिफरेंट टूरिज्म को अट्रैक्ट करिए। ये नहीं हो कि मौसम आया और 4 धाम में करोड़ों की पब्लिक चलने लगी, नहीं। उसके साथ वहां पे डाइवर्सिफाइड पॉइंट्स दे दीजिए कि 20,000 यहां जाएंगे, 40,000 वहां जाएंगे, 50,000, जिससे वहां जो हमारा प्रेशर बढ़ रहा है, और जितना भी आप कहिए डेवलपमेंट कम्स विद अ कॉस्ट। हमेशा पर्यावरण को कॉस्ट, कीमत डेवलपमेंट की चुकानी होती है। तो इस ट्रेड ऑफ को सरकार को बैलेंस करना चाहिए। कोई भी चीज को अट्रैक्ट करने से पहले, टूरिज्म अपने आप में बहुत अच्छा है, आप तो सिर्फ इस रिलीजियस टूरिज्म की बात कर रहे हैं जो कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा हम प्रमोट कर पाते हैं, लेकिन उसके अलावा हम मेडिकल टूरिज्म की को भी प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में। तो किसी भी चीज को प्रमोट करना अच्छी बात है, लेकिन प्रमोट करने के साथ उसकी सस्टेनेबिलिटी को देखना। ग्रीन इकोनॉमी, मैं बार बार ये टर्म इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि अब जो हम इकोनॉमी या ग्रोथ या डेवलपमेंट की बात करें, वो डेवलपमेंट सिर्फ हमारा डेवलपमेंट रिलेटेड नहीं है, उसमें बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज लाने की जरूरत है। तो आज यहाँ जो एमओयू साइन हो रहे हैं या पास में जो एमओयू साइन हुए हैं, वो जब धरातल पे उतरे तो ये लॉज बहुत जरूरी है, वरना डेवलपमेंट विल कम इट विद अ वेरी हैवी कॉस्ट, क्योंकि ये उत्तराखंड है, इसको हम बाकी देश के साथ नहीं देख सकते। यूपी और उत्तराखंड की डायनामिक्स बिल्कुल फर्क है। बट पूरा वहां पहाड़ों का स्ट्रक्चर, आप एक पहाड़ काटेंगे 10 में आप गिर जाएंगे। तो आपको ये सब सोच के वहां इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये मेरा अपना निजी सोच है। जी, इसी के साथ साथ मैं रवीश से फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। रवीश, जिस हिसाब से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, किस तरीके से उत्तराखंड में रोजगार के मौके पैदा होने वाले हैं और युवाओं के लिए उत्तराखंड में किस तरीके का मौका जो है वो मिलने वाला है उन्हें? देखिए, विकास कुछ भी कहिए, इंडस्ट्री जब तक नहीं लगती विकास होता नहीं है, हम कुछ भी कह दें। दूसरा, अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं हो तो देश चल नहीं पाएगा, ये भी बहुत बड़ा कटु सत्य है। अगर आप देखें जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं या जितना भी प्रोग्रेस हुआ है इंडिया में, अगर कैपिटलाइजेशन नहीं होती, अगर उद्योगपति नहीं होते, अगर अडानी अंबानी को हम कितनी भी गालियां देते हैं, अगर वो नहीं होते तो आज विकास देश का नहीं होता।
तो जहां तक डेवलपमेंट की बात है, अब जिन एरिया में, जैसे मैम ने कहा, जैसे डेंसिटी कम है, वहां पर आप फोकस करिए, वहां पर आप इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करिए, आप लघु इंडस्ट्रीज लगाइए, छोटी इंडस्ट्रीज लगाइए, आप फूड पार्क्स बनाइए छोटे छोटे। आप इतना उत्तराखंड में इतना ज्यादा अच्छा बुनकर हैं, जहाँ पर जो शिल्पकारी हैं, वो उसका एक बेनिफिट उठाइए और उसको वर्ल्ड लेवल पे लेके जाइए। तो ये इस चीज को अगर फोकस करेंगे तो वाकई में विकास तो देखिए रुक नहीं सकता है। और जैसे मैंने बताया, कंजम्पशन, हमारी कंज्यूमेबल इकोनॉमी है, यहाँ पर हर चीज कंज्यूम हो जाती है। तो आप जितना पैदावार या जितना मैन्युफैक्चरिंग या जितना इन सब चीजों को प्रमोट करेंगे, वो बढ़ता जाएगा। और जहाँ पर छोटे छोटे इलाके जी हैं, जहाँ पर शिक्षा का अभाव है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज जैसी आई, जी तो जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उनको चाहिए कि वहां पर उनको शिक्षित लोग मिले, टैलेंटेड लोग मिले, तो वो खुद प्रयास करते हैं उस जगह को डेवलप करने के लिए। तो जी जी हाँ, इससे बहुत जी रविश जी। बड़ा फायदा मिलने वाला है। बस बात ये सिर्फ कागजों तक चीजें ना रह जाएं कि आप चेकलिस्ट करके आप अपने को आगे बढ़ा दिया कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन वो नीचे क्या चीज चल रही है इस पे बहुत बड़ा फोकस होना चाहिए। जी रविश जी, जी अल्पना जी, आपने ये पूरी की पूरी विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाया इस समिट के बारे में, और इस समिट से जितने भी तरीके के इन्वेस्टमेंट यहां पर आने वाले हैं, इन तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़ी, और लगातार ये जो इन्वेस्टमेंट समिट है ये जारी है, और ये उत्तराखंड में युवाओं के लेकर इन्वेस्टमेंट के नए जो कीर्तिमान है वो रचने जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।